हिंद दोस्तों, मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है दोस्तों आप सबकी तैयारी जो बहुत ही धुआंधार तरीके से चल रही होगी। आप सब अपने अपने एग्जाम के लिए एकदम बहुत पूरी तरह से जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। आज हम दोस्तों एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज के अंतर्गत हम दोस्तों क्या पढ़ने वाले हैं, करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों, यानी समसामयिक घटनाओं को पढ़ने वाले हैं। और इसमें दोस्तों हमने 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लिया है, यानी जो 25 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लिया है। और दोस्तों यह किस किस एग्जाम के लिए लाभदायक होने वाला है, तो आप उसको सबसे पहले देख लीजिए। अभी जो दोस्तों आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम होने वाला है 2023 में, यानी कब होने वाला है दोस्तों, यह होगा 14 मई को। या करंट अफेयर्स उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और आपका दोस्तों जो आईएएस का 2023 का एग्जाम होने वाला है कब, 28 मई को। या करंट अफेयर्स उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और जो आपका ईपीएफओ का दोस्तों जो 2023 का जो एग्जाम होगा, जिसकी अभी डेट नहीं आई है दोस्तों, यानी इसका डेट भी दोस्तों इसी के 1-2 महीने के बाद ही होगा। तो दोस्तों इन 3 एग्जामों के लिए दोस्तों यह पूरी तरह तो डेडिकेटेड है। सबसे पहले तो बात आप यही जान लीजिए दोस्तों, यह जो 3 एग्जाम होने वाले यूपी पीसीएस और आईएएस और ईपीएफओ, इन तीनों के एग्जाम के लिए दोस्तों यह पूरी तरह एकदम डेडिकेटेड करंट अफेयर्स है। और भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिर्फ इसमें 25 करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। बाकी अगर आपके आसपास इन सब डेट के हिसाब से अगर दोस्तों आपके आने वाले जितने भी एग्जाम होने वाले और भी अदर्स जो एग्जाम होने वाले दोस्तों, उन सब एग्जामों के लिए भी दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या इसके बाद जितने भी दोस्तों साल भर के अंदर या 6 महीने के अंदर जितने एग्जाम होंगे, उन सब एग्जामों के लिए दोस्तों यह करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि आप सब देख रहे हैं दोस्तों, यह दोस्तों आपको हैंड रिटन रूप में दिया जा रहा है। यानी यह दोस्तों मैंने अपना खुद का नोट्स बनाया है और उसी नोट से दोस्तों आपको पढ़ाया जा रहा है। तो बहुत ही दोस्तों यह क्या है, एकदम इसमें चुनिंदा करंट अफेयर्स को ही शामिल किया गया है, जिससे दोस्तों पूरी की पूरी संभावना है सॉरी दोस्तों, कि इसी के आसपास ही दोस्तों क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि आप सब देखें दोस्तों, अगर आप यूपी पीसीएस का एग्जाम की हम बात करें दोस्तों, तो आप देखेंगे दोस्तों उसमें लगभग 30 से 35 यानी 30 से 35 के आसपास दोस्तों करंट अफेयर्स पूछा जाता है। इसी तरह दोस्तों जो आईएएस का पेपर होता है, इसमें भी दोस्तों 20 से लेकर 25 यानी 20 से लेकर 25 तक करंट अफेयर्स पूछा जाता है। और जो ईपीएफओ का एग्जाम है दोस्तों, उसमें भी दोस्तों आप देखेंगे लगभग 15 से 20 करंट अफेयर्स के आसपास पूछा जाता है। और भी जितने एग्जाम आप सब देख रहे होंगे दोस्तों, लगभग हर एक एग्जाम में दोस्तों करंट अफेयर्स यानी दोस्तों जो समसामयिक घटना है उससे लगभग सवाल हमेशा पूछे ही जाते हैं। और यह दोस्तों यह ऐसे होते हैं ना, जो आपके सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। क्योंकि अगर आप दोस्तों इन सवालों को नहीं जानेंगे तो आप रेस से तो ऐसे ही पीछे हो जाएंगे। क्योंकि जो परंपरागत सवाल जैसे आते हैं, जो हिस्ट्री से आता है, पॉलिटी से आता है, इकोनॉमिक्स से आता है, जियोग्राफी से आता है, तो इन सवालों को तो हर एक बच्चा कर लेता, क्योंकि ये सब पढ़े होते हैं। जो करंट अफेयर्स को अच्छे से कर लेता दोस्तों, तो उसके जो होते हैं सिलेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसलिए दोस्तों यह सीरीज अब आपके लिए, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाएंगे तब तक दोस्तों यह सीरीज आपको डेली प्रोवाइड की जाएगी। तो तब तक के लिए अब दोस्तों आप क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखेंगे भी और बहुत ही ध्यान से चीज़ों को लेके चलेंगे भी। क्योंकि ताकि जाके आपका एग्जाम जब आने वाला हो दोस्तों, तब सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी। यानी आप तब तक दोस्तों इस वीडियो के लिए बने रहेंगे। डेली इस तरह की दोस्तों आपको 25 से 30 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लाए जाएंगे। और यह जब तक आपकी यह एग्जाम समाप्त नहीं हो जाते दोस्तों, तब तक यह करंट अफेयर्स की सीरीज चलती रहेगी। तो आप सब दोस्तों क्या करेंगे, करंट अफेयर्स की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है आप जाएंगे दोस्तों, वहां पर एक क्रम से वीडियो को पाएंगे और आप हर डेली का डेली दोस्तों वीडियो भी देखेंगे और इसी को दोस्तों अपने नोट्स को बनाते चलेंगे। तो आपको दोस्तों एग्जाम के दिन क्या होगा, एग्जाम के 2-3 दिन पहले आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी इस सीरीज को अब शुरू करने जा रहे हैं। जो 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की जो सीरीज है दोस्तों, इसको अब हम शुरू करने जा रहे हैं। तो अब आप सब क्या करेंगे दोस्तों, अब आप सब क्या करेंगे, बहुत ध्यान से वीडियो को देखेंगे और अपना कॉपी भी उठा लेंगे और पेन भी उठा लेंगे। हम इसको इरेज करते रहे दोस्तों, ताकि आपको देखने में सुविधाजनक हो। आप बहुत ध्यान से अब केवल एक एक शब्दों को सुनिएगा और अच्छे से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं हमारा कौन सा घटना दिया है। वह है दोस्तों, हम बात करने वाले हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस डिपार्टमेंट की। अब हम सबसे पहले किसकी बात करने जा रहे हैं दोस्तों, हम बात करने वाले हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस डिपार्टमेंट। क्या है दोस्तों, देखिए इसकी स्थापना जो की गई थी दोस्तों, वह उत्तर प्रदेश का जो बजट आया था 2018-19 में, उसके अंतर्गत की गई थी। तो आप सबसे पहले आप यही याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे आप दोस्तों, कि यह जो सिंगल विंडो क्लियरेंस डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट की स्थापना कब की गई थी, तो जो उत्तर प्रदेश का दोस्तों जो बजट आया था 2018-19 में।
आप याद रखिएगा दोस्तों, यह अभी के बजट की बात नहीं हो रही है। 2018-19 में जो यूपी का बजट आया था, उस बजट के तहत दोस्तों यह सिंगल विंडो क्लियरेंस डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी। यह दोस्तों अब आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों यह अभी हाल ही फिलहाल में बहुत चर्चा में रहा है। तो इसलिए दोस्तों हो सकता है कि इससे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों इस सिंगल विंडो क्लियरेंस डिपार्टमेंट के बारे में आपका जो फैक्ट है कि यह जो यूपी का बजट 2018-19 में आया था, उसके अंतर्गत दोस्तों इसको शामिल किया गया था। इसमें क्या बातें की गई दोस्तों, देखिए इसमें क्या कहा गया है कि औद्योगिक इकाइयों से संबंधित ऑनलाइन सुविधाओं को दोस्तों एक छत के नीचे प्रदान करने हेतु इसकी स्थापना की गई थी। यानी दोस्तों यह जो सिंगल विंडो क्लियरेंस डिपार्टमेंट है, इसकी स्थापना किस लिए की गई थी दोस्तों, जो औद्योगिक इकाई है। औद्योगिक इकाई का मतलब समझते हैं ना दोस्तों, औद्योगिक इकाई का मतलब होता है दोस्तों जो इंडस्ट्रियल यूनिट हैं। औद्योगिक इकाई का मतलब होता है दोस्तों जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट हैं, उनकी यहाँ बात हो रही है दोस्तों, जो उद्योग धंधे से संबंधित काम करते हैं। उन औद्योगिक इकाइयों से संबंधित दोस्तों जो भी ऑनलाइन सुविधाएं होती हैं, जो कि भी दोस्तों ऑनलाइन से संबंधित सर्विसेज होती हैं, उनको एक छत के नीचे दोस्तों, यानी एक छत के नीचे प्रोवाइड करने के लिए, यानी ये जो सिंगल विंडो क्लियरेंस डिपार्टमेंट दोस्तों, इसी के ही माध्यम से जो भी औद्योगिक इकाइयां हैं वो अपनी सभी सुविधाओं का क्या कर सकती है दोस्तों, वहन कर सकती है, यानी सभी सुविधाओं को आसानी से अवेल कर सकती हैं। तो आप दोस्तों यह दोस्तों जो पहला फैक्ट है, इसको ही बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखिएगा। अब इसी क्रम में दोस्तों हमारा जो दूसरा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वह क्या है, उसको हम देख लेते हैं। देखिए यह बात की जा रही है दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक की। यह क्या है दोस्तों, देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ दोस्तों, हाल फिलहाल में न्यू डेवलपमेंट बैंक में एक चौथा नया सदस्य शामिल किया गया। वह क्या शामिल किया गया, किसको दोस्तों, इजिप्ट को। तो आप क्या याद रखिएगा, देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन यह पूछा जाएगा दोस्तों कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसी को दोस्तों शॉर्टकट में बोला जाता है एनडीबी। तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आ सकता है दोस्तों कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो अभी बना है हमारा है दोस्तों, उसमें अभी हाल फिलहाल में चौथा नया सदस्य किसको बनाया गया है, तो उसमें हाल फिलहाल में दोस्तों जो चौथा नया सदस्य बनाया गया है वह इजिप्ट को बनाया गया है। इजिप्ट को दोस्तों हिंदी में क्या बोलते हैं, मिस्र बोलते हैं। तो आप यह भी याद रखिएगा दोस्तों, यह अफ्रीका का दोस्तों एक कंट्री है। तो आप यह भी बातों को अच्छे से याद रखिएगा कि अभी हाल ही फिलहाल में दोस्तों जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इस न्यू डेवलपमेंट बैंक का दोस्तों चौथा नया सदस्य किसको बनाया गया है, वह इजिप्ट को बनाया गया है, यानी मिस्र को बनाया गया है। और इससे संबंधित आप क्या याद रखेंगे दोस्तों, देखिए हम बात करें दोस्तों ये एनडीबी की यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक की दोस्तों, तो यह क्या है, एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक का क्या मतलब होता है दोस्तों, बहुउद्देशीय विकास बैंक है दोस्तों यह न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब इसकी दोस्तों इस एनडीबी की स्थापना कब की गई थी, तो देखिए इसकी स्थापना जो दोस्तों की गई थी 2014 में की गई थी, 2014 में की गई थी ब्रिक्स देशों के द्वारा ज्वाइंट रूप से ब्राजील के फोर्टालेजा के दोस्तों छठे ब्रिक्स सम्मेलन में। तो आप यह भी दोस्तों इसकी जो भूमिका है यह भी आप याद रखिएगा कि जो यह एनडीबी है दोस्तों, जो हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 2014 में की गई थी, यानी 2014 में की गई थी दोस्तों। किसके द्वारा की गई थी, ब्रिक्स देशों के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, ज्वाइंट रूप से की गई थी ब्रिक्स देशों द्वारा। और कहां पर किया गया दोस्तों, ब्राजील में एक पड़ता है फोर्टालेजा, ब्राजील का दोस्तों एक शहर है फोर्टालेजा, वहां पर दोस्तों छठे ब्रिक्स सम्मेलन में इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ब्रिक्स का मतलब आप समझ रहे हैं ना दोस्तों, देखिए ब्रिक्स के बारे में भी आपको बता दिया जा रहा है। देखिए ब्रिक्स का मतलब होता है BRICS, यह 5 देशों का एक संगठन है। बी का मतलब होता है दोस्तों ब्राजील, आर का मतलब होता है दोस्तों रसिया यानी रूस, आई का मतलब दोस्तों होता है इंडिया यानी भारत, सी का मतलब दोस्तों होता है चाइना, और यस का मतलब होता है दोस्तों साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों यहाँ के जो फोर्टालेजा है दोस्तों एक शहर है, वहीं पर दोस्तों क्या किया गया था, एनडीबी की स्थापना की गई थी, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। अब इसी के अंतर्गत दोस्तों जो तीसरा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसको भी देख लेते हैं कि उससे क्या आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए जो तीसरा है दोस्तों वह क्या है, तीसरा करंट अफेयर्स वह है, वो बात की जा रहा है दोस्तों रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट की यहाँ पर बात हो रही है। तो देखिए यह क्या है दोस्तों, रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट क्या है दोस्तों, तो देखिए इसकी न्यू दोस्तों अभी किसने रखा है, हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कब रखा था दोस्तों, दिसंबर 2021 में रखा था, हिमाचल प्रदेश में रखा था। तो आप सोचेंगे सर कि इसकी न्यू जो रखी थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कब रखी थी, दिसंबर 2021 में रखी थी, तो इसको आज आप क्यों पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों यह रेणुका जी जो डैम प्रोजेक्ट है दोस्तों, रेणुका जी
डैम प्रोजेक्ट दोस्तों बांध परियोजना, जो इसकी पूरा नाम क्या होगा हिंदी में दोस्तों, रेणुका जी बांध परियोजना। तो यह दोस्तों अभी हाल फिलहाल में बहुत चर्चा में रहा है। तो आप इसके बारे में बेसिक फैक्ट यह याद रखेंगे दोस्तों, इसकी जो नींव रखी थी प्रधानमंत्री मोदी ने रखी थी दिसंबर 2021 में। और कहां पर रखी थी दोस्तों, एचपी में। एचपी का मतलब होता है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, इस रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट की नींव प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ रखा था दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में रखा था। तो आप इस फैक्ट को भी अच्छे से याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन इससे और क्या पूछा जा सकता है दोस्तों, यह जो रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट है किस नदी पर है, तो दोस्तों गिरी नदी है जो दोस्तों उसमें है, सिरमौर जिला में यह पड़ता है। तो यानी रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट दोस्तों हिमाचल प्रदेश का जो सिरमौर जिला है वहाँ पर एक नदी है दोस्तों गिरी नदी, उस गिरी नदी पर दोस्तों इस रेणुका जी बांध परियोजना को बनाया गया है। और यह दोस्तों कुल कितने राज्यों के सहयोग से बनाया गया है, तो दोस्तों यह 6 राज्यों के सहयोग से बनाया गया है। उन 6 राज्यों को आप याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और राजस्थान। यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट कितने राज्यों के सहयोग से बनाया गया है दोस्तों, तो कुल 6 राज्यों के सहयोग से निर्मित किया गया है। और 6 राज्यों में कौन कौन से हैं दोस्तों, तो आप उसको भी याद रखिएगा दोस्तों, कौन सा है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और राजस्थान। यह 6 के 6 राज्य दोस्तों इसके अंतर्गत आते हैं। अब हमारा दोस्तों जो अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो चौथा है दोस्तों, वह क्या है, वह दोस्तों जो हमारा 68 यानी 68वां दोस्तों नेशनल फिल्म अवार्ड आया था दोस्तों, जिसकी घोषणा 2022 में की गई थी, इसके बारे में। देखिए यहाँ किसकी हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, 68वें यानी 68 नेशनल फिल्म अवार्ड यानी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। इसको क्या बोला जाएगा दोस्तों, नेशनल फिल्म अवार्ड को दोस्तों बोला जाएगा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तो आप इसकी हिंदी तो इतनी समझ ही सकते हैं दोस्तों कि नेशनल फिल्म फेवर अवार्ड दोस्तों। यह अवार्ड वैसे दोस्तों है 2020 का, लेकिन इसकी घोषणा कब की गई थी, 2022 में। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, जो 68वां हमारा नेशनल फिल्म अवार्ड दोस्तों यह कब का है, यह है तो वैसे दोस्तों 2020 का, लेकिन इसकी घोषणा कब की जाती है दोस्तों, 2022 में की जाती है। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों उस समय दोस्तों कोरोना था, कोविड बहुत तेजी से भारत में फैला था, तो तब इसकी घोषणा नहीं की गई थी। तो इसके अंतर्गत हम देखें दोस्तों तो बेस्ट एक्टर किसको माना गया है, सूर्या और अजय देवगन को। और बेस्ट एक्ट्रेस किसको माना गया है दोस्तों, अपर्णा बाला मुरली को। और बेस्ट हिंदी फिल्म कौन है दोस्तों, तुलसीदास जूनियर। यानी यह दोस्तों जो हमारा 68वां नेशनल फिल्म अवार्ड है दोस्तों, जिसकी घोषणा 2022 में की गई है, इसके अंतर्गत दोस्तों बेस्ट एक्टर का मतलब होता है दोस्तों बेस्ट अभिनेता यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। 2 लोगों को घोषित किया गया है, एक साउथ के अभिनेता हैं दोस्तों सूर्या, एक अजय देवगन। अजय देवगन को तो आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों, जिन्होंने सिंघम मूवी और इनकी बहुत सारी मूवियाँ जानते हैं। और जो साउथ का जिसने सिंघम बनाया था दोस्तों, जो ओरिजिनल सिंघम मूवी थी, उस ओरिजिनल सिंघम मूवी के हीरो कौन थे दोस्तों, यही सूर्या। सूर्या के यहाँ दोस्तों साउथ के एक अभिनेता हैं। तो इन दोनों को दोस्तों ज्वाइंट रूप से दिया गया है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। और बेस्ट एक्ट्रेस दोस्तों यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है दोस्तों अपर्णा बाला मुरली को। तो आप यह भी नाम याद रखिएगा। और बेस्ट हिंदी फिल्म यानी दोस्तों सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म में किसको घोषित किया गया है, तो तुलसीदास जूनियर नाम से दोस्तों एक फिल्म आई थी, उसको बेस्ट हिंदी फिल्म घोषित किया गया। अब इसी के अंतर्गत दोस्तों हम अपना अगला करंट अफेयर्स देखने वाले, जो हमारा 5वां करंट अफेयर्स है वह क्या है दोस्तों, आप उसको भी देख लीजिए। देखिए जो हमारा अगला करंट अफेयर्स वह क्या है, वह दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 से संबंधित है। तो देखिए इसमें क्या हुआ दोस्तों, जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 आया है, इसमें अगर हम देखें दोस्तों टॉप रैंक पे किसको रखा गया है, जापान को रखा गया है। और लास्ट प्लेस पे किसको रखा गया दोस्तों, यमन को रखा गया है। और दोस्तों भारत को कौन सा स्थान दिया गया है, 87वां स्थान दिया गया है, ज्वाइंट रूप से मारतानिया और तजाकिस्तान के साथ। तो आप क्या याद रखेंगे, देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाएगा कि जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया है 2022 का, यहाँ बात हो रही है दोस्तों जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया है 2022 का, इसमें टॉप रैंक यानी पहला रैंक किसको मिला दोस्तों, तो पहला रैंक तो मिला दोस्तों जापान को मिला है। तो आप सबसे पहले यह याद रखिएगा। और इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में दोस्तों लास्ट प्लेस यानी अंतिम स्थान किसको मिला दोस्तों, तो अंतिम स्थान किसको मिला दोस्तों, यमन को मिला है। तो आप यह भी याद रखिएगा दोस्तों यमन किस स्थान पर है, तो अंतिम स्थान पे। आपके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, भारत की जो रैंकिंग होती है किसी भी इंडेक्स में वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो याद रखिएगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में दोस्तों भारत को कौन सा स्थान मिला है दोस्तों, भारत को 87वां स्थान मिला है, यानी 87 स्थान दोस्तों किसको मिला है, भारत को मिला है।
और भारत को यह स्थान दोस्तों दो देशों के साथ ज्वाइंट रूप से मिला है, यानी मारतानिया को भी दोस्तों 87वां स्थान मिला है और एक देश से दोस्तों तजाकिस्तान को भी दोस्तों 87वां स्थान मिला है। तो आप इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में यह बात अच्छे से याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, यह जो करंट अफेयर्स है ये बहुत ही चुनिंदा करंट अफेयर्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं और इसके अंतर्गत जो भी करंट अफेयर्स पढ़ाया जा रहा है लगभग इसकी पूरी संभावना है दोस्तों कि आपसे एग्जाम में सीधे सीधे यही सवाल आ सकते हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से सुनते भी रहिए दोस्तों, साथ ही साथ अपना नोट्स भी बनाते चलिए। आपको जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताया जा रहा है, देखिए सारे पॉइंट तो लिखे नहीं हुए, कुछ चीज़ें आपको जो एक्स्ट्रा भी बताई जा रही है तो आप उसको नोट्स में शामिल करते जाएंगे तो आपको एग्जाम के एक हफ्ते पहले रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी। बार बार फिर आपको दोस्तों क्या होगा, वीडियो को नहीं देखना पड़ेगा। तो आप दोस्तों इस तरह से काम करते रहिएगा। अब हमारा दोस्तों जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है इसी सीरीज में, जो छठवां करंट अफेयर्स है वह क्या है उसको हम देखते हैं। देखिए यह दोस्तों किसकी बात करती है, तो देखिए अभी हाल ही फिलहाल में क्या हुआ था दोस्तों, एससीओ ने 2022-23 के लिए अपनी प्रथम सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी किसको घोषित किया था दोस्तों, वाराणसी को बनाया था। तो आप यह याद रखिएगा दोस्तों, एससीओ का मतलब होता है दोस्तों संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ एससीओ का मतलब होता है दोस्तों संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी मतलब दोस्तों संघाई सहयोग संगठन। तो हिंदी तो आप दोस्तों इसकी अच्छे से जानते होंगे ना दोस्तों। एससीओ का मतलब होता है दोस्तों संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी संघाई सहयोग संगठन। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन यह पूछा जाएगा दोस्तों कि एससीओ ने 2022-23 के लिए, यहाँ बात हो रही है दोस्तों 2022-23 के लिए अपनी प्रथम सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी, सांस्कृतिक का मतलब होता है दोस्तों कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल किसको घोषित किया था दोस्तों, तो भारत का एक शहर है दोस्तों वाराणसी को दोस्तों एससीओ ने क्या किया था, अपनी प्रथम सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित किया है 2022-23 के लिए। और वाराणसी दोस्तों कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आप यह भी अच्छे से जानते होंगे, तो आप इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। अब एससीओ की थोड़ी हम भूमिका देख लेते हैं दोस्तों। एससीओ की भूमिका के बारे में तो देखिए, अब बात करते हैं दोस्तों एससीओ का। तो एससीओ का गठन कब हुआ था दोस्तों, 2001 में हुआ था और इसमें दोस्तों कुल 8 देश इसके मेंबर हैं। तो आप क्या याद रखेंगे दोस्तों, यह जो एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो दोस्तों इसका गठन कब होता है, 2001 में होता है। और वर्तमान में दोस्तों कुल 8 देश इसके मेंबर हैं। उन 8 देशों के बारे में आप देख लीजिए कौन कौन से दोस्तों इसका मेंबर है। तो 4 आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा दोस्तों, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और रसिया। बाकी 4 और आप अलग से याद रखेंगे, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। आप कैसे याद रखेंगे, देखो 4 देशों को आप इस क्रम से याद रखिएगा दोस्तों। 4 आप कैसे याद रखिएगा, देखिए 4 आप ऐसे याद रखिएगा, मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए एससीओ के कुल 8 मेंबर है, तो 4 को आप कैसे याद रखिएगा, 4 को एक साथ याद रखिएगा दोस्तों। भारत यानी इंडिया के साथ साथ दोस्तों पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान के साथ साथ दोस्तों चाइना भी है, और चाइना जब है दोस्तों तो रसिया भी है। तो आप इन 4 को इस तरह से याद रखिएगा। और 4 दोस्तों में दोस्तों आप इनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इसमें कुछ गलतियां हो जाती है। देखिए एक दोस्तों किर्गिस्तान है, एक तजाकिस्तान है, एक कजाकिस्तान है और एक उज्बेकिस्तान है। किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, यह 4 के 4 देश भी दोस्तों क्या है, एससीओ के मेंबर हैं। तो इनको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। अब हमारा दोस्तों जो 7वां करंट अफेयर्स हम उसको भी देख लेते हैं कि जो हमारा 7वां करंट अफेयर्स है इस सीरीज में वह क्या है, तो उसको भी आप देख लीजिए। देखिए जो 7वां है दोस्तों वह क्या है, वह किसकी बात कर रहा है दोस्तों, देखिए देश का जो दोस्तों पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाड़ी दोस्तों इसकी देखिए इसकी घोषणा कब की गई दोस्तों, अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, कहाँ पर, गुजरात में। अब देखिए इसको आप कैसे याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाएगा दोस्तों कि देश का पहला यानी कंट्री का फर्स्ट सामुदायिक रेडियो स्टेशन, यहाँ बात हो रही है दोस्तों कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, इसका दोस्तों नाम क्या है या इसकी घोषणा कहाँ की गई। तो देखिए, तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों देश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन यानी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कौन है दोस्तों, वह है दोस्तों दूधवाड़ी। आप याद रखिएगा दोस्तों वह कौन सा है, दूधवाड़ी। और इसकी दोस्तों घोषणा किसने किया है दोस्तों, इसकी घोषणा किया है प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। कब किया दोस्तों, अप्रैल 2022 में किया है। और इसकी घोषणा कहाँ पर की गई दोस्तों, गुजरात में की गई है दोस्तों। तो यह देश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन कौन सा है दोस्तों, वह है दूधवाड़ी। कहाँ पर है दोस्तों, गुजरात में है। और यह दोस्तों किससे संबंधित है दोस्तों, यह संबंधित है पशुपालन से पशुपालन को दोस्तों यह समर्पित है। और इसका जो स्वामित्व है दोस्तों वह सहकारिता मंत्रालय
गुजरात के अंतर्गत आता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन। तो आप अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, देश का जो पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है दूधवाणी, इस दूधवाणी दोस्तों यह पशुपालन से संबंधित है और इसका जो स्वामित्व है दोस्तों वह मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन यानी सहकारिता मंत्रालय गुजरात के अंतर्गत है दोस्तों। और इसको कहाँ पर स्थापित किया गया है दोस्तों, इसको गुजरात में स्थापित किया गया है। तो आप इस फैक्ट को भी अच्छे से याद रखिएगा। अब हमारा दोस्तों जो अगला फैक्ट है वह क्या है दोस्तों, वो हमारा 8वां जो करंट अफेयर्स है वह क्या, आप उसको भी याद रखिए। देखिए 8वां करंट अफेयर्स के बारे में आप क्या याद रखेंगे दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का पहला ओईसीएम, ओईसीएम का मतलब हो दोस्तों अन्य प्रभावित क्षेत्र संरक्षण उपाय किसको घोषित किया गया है, तो दोस्तों यह घोषित किया गया है अरावली जैव विविधता पार्क को। कब, 2 फरवरी 2022 को किसके द्वारा घोषित किया गया दोस्तों, IUCN के द्वारा घोषित किया गया। यह कहाँ पर दोस्तों है, गुरुग्राम यानी हरियाणा में है। अब आप इसको कैसे याद रखिएगा, इसको आप देखिए आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का पहला ओईसीएम किसको घोषित किया गया है। देखिए ओईसीएम का मतलब दोस्तों होता है, फुल फॉर्म होता है अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स। आप इस फुल फॉर्म को अच्छे से याद रखिएगा। ओईसीएम को फुल फॉर्म होता है दोस्तों अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड, अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर। इसी को दोस्तों बोला जाता है दोस्तों अन्य प्रभावित क्षेत्र संरक्षण उपाय। तो यह दोस्तों भारत का पहला ओईसीएम किसको घोषित किया गया दोस्तों, तो जो अरावली जैव विविधता पार्क है दोस्तों, अरावली बायोडाइवर्सिटी जो पार्क है दोस्तों उसी को घोषित किया गया। और कब घोषणा इसकी हुई थी दोस्तों, इसकी घोषणा हुई थी 2 फरवरी 2022 को। और इसकी घोषणा किसने किया था दोस्तों, इसकी घोषणा किया था IUCN ने किया था। आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। और यह दोस्तों अरावली जैव विविधता पार्क किस राज्य में है, तो यह दोस्तों भारत के हरियाणा राज्य के अंतर्गत आता है। अब यह 2 फरवरी को क्या होता है दोस्तों, इस 2 फरवरी को भी डेट आप अच्छे से याद रखिए दोस्तों। 2 फरवरी को दोस्तों विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे दोस्तों किस दिन मनाया जाता है, वह 2 फरवरी को ही मनाया जाता है दोस्तों, 2 फरवरी को ही मनाया जाता है। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिए। तो आप इन बातों को दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। IUCN का भी दोस्तों फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, आप इसको लिख लीजिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आप इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा दोस्तों IUCN का कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो यह सारी की सारी फैक्ट दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। गुरुग्राम जो दोस्तों राज्य है दोस्तों वह भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अब हमारा दोस्तों जो 9वां करंट अफेयर्स है वह क्या है दोस्तों, आप उसको भी देख लीजिए। देखिए वह क्या है दोस्तों, देखिए अभी हाल ही में दोस्तों WHO का महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया दोस्तों, टेड्रोस एडोनम गेब्रियानिस। अब आप पूछेंगे दोस्तों यह WHO क्या, WHO का मतलब दोस्तों होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी हिंदी क्या होती है दोस्तों, WHO की इसकी हिंदी होती है दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो आप अच्छे से याद रखिएगा। अभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि WHO का अभी नया महानिदेशक किसको बनाया गया, यानी न्यू DG किसको बनाया गया है, यानी डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया है दोस्तों, क्या बनाया गया दोस्तों, टेड्रोस एडोनम गेब्रियानिस को। कब बनाया गया दोस्तों, मई 2022 में। तो आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। WHO के वर्तमान में महानिदेशक कौन है, टेड्रोस एडोनम गेब्रियानिस। यह नाम दोस्तों गेब्रिनियास दोस्तों या गेब्रिनियानिस, जो भी आप इसको पढ़ पाएँ, यह नाम आप दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। आपको अगर केवल इतना ही याद है दोस्तों टेड्रोस एडोनम, तो भी आपका एग्जाम में काम चल जाएगा। अब यार दोस्तों इनके बारे में एक फैक्ट आप यह भी याद रख लीजिएगा। ये जो है दोस्तों सॉरी दोस्तों, ये जो WHO के नए DG बनाए गए हैं इनके बारे में आप क्या याद रख लीजिएगा। यह दोस्तों यह इसका WHO के अध्यक्ष बनने वाले पहले अफ्रीकी हैं। तो आप यह याद रखिएगा दोस्तों कि जो WHO का अध्यक्ष यह बनाए गए हैं, तो WHO का अध्यक्ष बनने वाले टेड्रोस एडोनम दोस्तों क्या है, पहले अफ्रीकी हैं। और इसके अध्यक्ष बनने से पहले दोस्तों यह क्या थे, यूथोपिया के स्वास्थ्य एवं विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। तो यह भी क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखिएगा कि वर्तमान में WHO के नए महानिदेशक DG कौन है, टेड्रोस एडोनम है। और इस पद पर आने वाले दोस्तों यह पहले अफ्रीकी है। और इससे पहले दोस्तों यह इथियोपिया के स्वास्थ्य एवं विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। तो आप इस फैक्ट को भी अच्छे से याद रखिएगा। अब हमारा दोस्तों जो 10वां करंट अफेयर्स है उसको भी हम देख लेते हैं। वह क्या है, तो देखिए जो 10वां है दोस्तों वह क्या है, वह है दोस्तों विश्व के सबसे रहने योग्य शहरों की जो सूची आई है दोस्तों 2022 में, जिसको दोस्तों किसने रिलीज किया है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने।
आप सबसे पहले यही याद रखिएगा दोस्तों, क्या याद रखेंगे कि विश्व के सबसे रहने योग्य शहरों की सूची जो 2022 में आई है, इस लिस्ट को किसने जारी किया है, यानी इसको किसने रिलीज किया है दोस्तों, यह भी आप याद रखिएगा। तो इसको रिलीज करने वाली संस्था का नाम क्या है दोस्तों, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो इस संस्था का आप याद रखिएगा नाम दोस्तों, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने दोस्तों क्या किया है, विश्व के सबसे रहने योग्य शहरों की सूची जारी की है, 2022 की लिस्ट जारी की है। इसमें आप देखेंगे दोस्तों पहला स्थान किसको दिया गया है, वियना को दिया है दोस्तों, जो ऑस्ट्रिया में पड़ता है। सबसे खराब शहर किसको बताया गया दोस्तों, तेहरान को बताया गया है, जो ईरान में पड़ता है। और इसमें दोस्तों नई दिल्ली को 112वां स्थान दिया गया और मुंबई को 117वां स्थान दिया गया है। तो यह जो दोस्तों विश्व के सबसे रहने योग्य शहरों को सूची आई है, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि पहला स्थान किसको मिला है, तो पहला स्थान मिला दोस्तों वियना को। वियना दोस्तों ऑस्ट्रिया में पड़ता है दोस्तों, आप याद रखिएगा, यह ऑस्ट्रेलिया नहीं है, यह ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रेलिया भी दोस्तों एक कंट्री है और ऑस्ट्रिया भी दोस्तों एक कंट्री है, तो आप अलग याद रखिएगा दोस्तों कि यह जो वियना है यह ऑस्ट्रिया में है, ना कि ऑस्ट्रेलिया में। तो इस वियना को पहला स्थान मिला है। और सबसे खराब शहरों की सूची में किसको रखा गया दोस्तों, उसमें रखा गया है तेहरान को। तेहरान कहाँ पड़ता है दोस्तों, ईरान में पड़ता है। और भारत के दोस्तों इसमें 2 शहरों को शामिल किया गया, तो इस भारत वाले शहरों को तो आप अच्छे से याद रखिएगा, एक नई दिल्ली, दूसरा मुंबई। अब आप देखेंगे दोस्तों नई दिल्ली को 112वां स्थान दिया गया है और जो मुंबई है दोस्तों उस मुंबई को 117वां स्थान दिया गया है। तो आप इस स्थान को भी अच्छे से याद रखिएगा कि नई दिल्ली को कौन सा स्थान मिला है, 112वां स्थान मिला है, और मुंबई को कौन सा स्थान मिला है, तो 117वां स्थान मिला है। तो आप इस फैक्ट को भी अच्छे से याद रखेंगे। अब हमारा दोस्तों जो 11वां करंट अफेयर्स हुआ क्या, आप उसको भी देख लीजिए दोस्तों कि उससे क्या क्या सवाल बन सकते हैं। तो देखिए अब हम बात करने वाले दोस्तों 11वां करंट अफेयर्स की। तो देखिए सबसे पहले आप याद रखिएगा दोस्तों, एक शब्द आपसे एग्जाम में आएगा कि वज्र प्रहार क्या है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों वज्र प्रहार दोस्तों एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। या दोस्तों किस किस के बीच हुआ था, भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। भारत का जो दोस्तों बकलोह नाम का स्थान हिमाचल प्रदेश में, वहां पर हुआ था। तो आप क्या याद रखेंगे दोस्तों, देखिए अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ये वज्र प्रहार क्या है, तो वज्र प्रहार दोस्तों एक मिलिट्री एक्सरसाइज, यानी दोस्तों एक सैन्य युद्धाभ्यास है। यानी दोस्तों युद्ध के लिए दोस्तों जो अभ्यास किया जाता है दोस्तों उसी को क्या बोला जाता है, युद्धाभ्यास बोला जाता है। यानी एक मिलिट्री एक्सरसाइज है दोस्तों, क्या है, वज्र प्रहार। तो एग्जाम अगर ऐसे आपसे पूछा जाए दोस्तों कि यह वज्र प्रहार क्या है, तो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। किस देशों के बीच होता है दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच होता है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों जो वज्र प्रहार नाम का मिलिट्री एक्सरसाइज है, यह किन 2 देशों के बीच होता है, तो भारत और अमेरिका जैसे दोस्तों 2 देशों के बीच होता है। और यह अभी दोस्तों यह एक्सरसाइज कहाँ किया गया है दोस्तों, तो यह हिमाचल प्रदेश में एक स्थान पड़ता है दोस्तों बकलोह। तो हिमाचल प्रदेश का जो बकलोह नाम का स्थान है दोस्तों, वहाँ पर यह वज्र प्रहार दोस्तों एक्सरसाइज किया गया था। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। अब हमारा दोस्तों जो नेक्स्ट यानी जो हमारा 12वां दोस्तों करंट अफेयर्स वह क्या है, उसको भी देख लीजिए। तो देखिए वह है दोस्तों उन्मेष। अब यह उन्मेष क्या है दोस्तों, आप इसको देखिए। तो उन्मेष दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव है जो दोस्तों शिमला यानी हिमाचल प्रदेश में मनाया गया था, 3 दिवसीय। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों कि उन्मेष क्या है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों यह क्या है, उन्मेष। आप अच्छे से शब्द को याद रखिएगा, उन्मेष। उन्मेष की आप हिंदी भी लिखी हुई है, इंग्लिश भी लिखी हुई है। तो उन्मेष क्या है दोस्तों, एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव है, इंटरनेशनल दोस्तों लिटरेचर से संबंधित ये उत्सव है, यानी एक फेस्टिव है। यह दोस्तों कहाँ पर होता है उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव, यह शिमला में होता है। शिमला कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो आप अच्छे से जानते हैं यह एक 3 दिवसीय उत्सव। तो इसके बारे में बस आप इतना याद रखिएगा कि उन्मेष जो दोस्तों शिमला में होने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव है। तो आपकी बस इतना चीज़ें अच्छे से याद रखेंगे तो आप एग्जाम में क्या होगा, आसानी से सवाल हल कर ले जाएंगे। आप साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चलेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों जब आपका एग्जाम आएगा तो आपके पास कम टाइम्स होगा। तो उस समय में आप क्या करेंगे दोस्तों, अगर आप अपना नोट्स भी बनाते चलेंगे ना तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। केवल आप वीडियो देख के वहाँ जाएंगे तो आपका काम नहीं होने वाला। देखिए यह चीज़ें एकदम सही है जो एग्जाम के निकालने के अनुभव से, पढ़ने के अपने अनुभव से मैं बता सकता हूं, क्योंकि एक बार में पढ़ी हुई चीज़ों से केवल काम नहीं चलता है। आपने अभी वीडियो देख लिया, आपने अच्छे से सुन लिया, तो आप क्या करेंगे, आपको जितना भी करंट पढ़ाया जा रहा है, आपको जो भी फैक्ट बताया जा रहा है, आप उसको कॉपी में नोट्स भी करते बनाते चलिए, आप उसको नोट डाउन भी करते चलिए, ताकि जब आपका एग्जाम आएगा ना आप फटाक से इसको रिवीजन कर लेंगे। आपको जितना भी ओवरऑल करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी आपको दोस्तों बताया गया कि यह जो करंट अफेयर्स पढ़ाया जा रहा है जो आपके अपकमिंग एग्जाम से जितने भी होने वाले
वाले हैं। खासकर टारगेट किया गया यूपीपीसीएस जो भी होने वाला, आईएएस जो होने वाला है, और ईपीएफओ, और इस बीच जितने भी एग्जाम होने वाले दोस्तों, तो उन सब के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो आप नोट्स बनाए रहेंगे ना, तो आपका जो भी एग्जाम आएगा आप फटाक से क्या करेंगे, पेज पलट के आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट फैक्ट है वह क्या है। तो देखिए अब हम बात करते हैं किसकी, डीआरडीओ के दोस्तों नए अध्यक्ष के बारे में पूछा गया था कि वह दोस्तों कौन अभी बनाए गए हैं रिसेंटली। तो वह दोस्तों बने हैं समीर बी कामत को नया इसका अध्यक्ष बनाया गया है। तो आप इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान समय में, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि वर्तमान समय में डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन है, आप याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन आपसे क्या आएगा कि वर्तमान समय में डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो वह है समीर बी कामत। आप यह नाम याद रखिएगा दोस्तों, कौन, समीर बी कामत दोस्तों वर्तमान में डीआरडीओ के कौन से हैं, यह नए अध्यक्ष है दोस्तों। और आप क्या याद रखेंगे, देखिए अब आप तो यह देख लिए, तो इसका बैकग्राउंड भी देख लीजिए। देखिए डीआरडीओ को दोस्तों स्थापना हुई थी 1979 में, यानी 1969 में इसका स्थापना किया गया था। यह जो डीआरडीओ होता है दोस्तों, यह रक्षा मंत्रालय के रक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। तो आप यह भी याद रखिएगा दोस्तों कि यह जो हमारा डीआरडीओ है, डीआरडीओ किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ये आता है दोस्तों रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, यानी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत किस विभाग के अंतर्गत आता है, रक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अंतर्गत आता है। और आप दोस्तों डीआरडीओ का फुल फॉर्म भी देख लीजिए। देखिए डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, आप लिखते चलिएगा। देखिए डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आप याद रखिएगा दोस्तों, डी का मतलब होता है डिफेंस, आर का मतलब होता है दोस्तों रिसर्च, फिर डी का मतलब हो जाता है दोस्तों डेवलपमेंट, और ओ का मतलब हो जाता है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन। तो आप इसको भी याद रखिएगा। ये जो नया फैक्ट है कि दोस्तों वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, समीर बी कामत है। आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। सॉरी दोस्तों, अब हम दोस्तों अपना नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं वाकया। देखिए वह है दोस्तों यूनेस्को पीस प्राइज 2022 के बारे में। अब आप इसको अगर देखेंगे दोस्तों, यह किसको दिया गया, अभी एंजेला मार्केल को दिया गया है। एंजेला मार्केल दोस्तों कौन थी, जर्मनी की पूर्व चांसलर रह चुकी हैं। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि यूनेस्को का पीस प्राइज 2022, सब ईयर भी दोस्तों आप अच्छे से याद रखिएगा। कभी कभी वो बैक पूछ लेता है कि 2021 का किसको दिया गया था या 2023 का किसको दिया गया। तो आप इन सब चीज़ों को देखिए, एक साल पीछे और वर्तमान समय के, और जो दोस्तों आने वाला, मतलब लगभग 2-3 साल का डाटा आप अच्छे से याद रखेंगे ना, तो कभी कभी वो पीछे से जाएगा कि पूछ लेता है। तो देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यूनेस्को पीस प्राइज 2022 का किसको दिया गया दोस्तों, तो यह दिया गया है एंजेला मार्केल को। आप सब जानते हैं दोस्तों एंजेला मार्केल कौन थी, यह जर्मनी की पूर्व चांसलर रह चुकी हैं दोस्तों, यानी यह पहले जर्मनी की चांसलर थी। अब वर्तमान में दोस्तों जर्मनी के चांसलर कौन है, या मैं आपको जानबूझ के नहीं बता रहा हूं, आप इसको कमेंट बॉक्स में देंगे कि वर्तमान में दोस्तों जर्मनी के चांसलर कौन है, आप इसको याद रखिएगा। तो यूनेस्को पीस प्राइज 2022 दोस्तों इन्हीं को मिला था। क्यों मिला था दोस्तों, इन्होंने क्या किया था दोस्तों, शरणार्थियों की समस्याओं के समाधान हेतु प्रयास किया था। तो आप यह याद रखिएगा दोस्तों, जो शरणार्थी होते हैं उनकी समस्याओं को दोस्तों इन्होंने समाधान निकाला था, उसको समाधान निकालने का दोस्तों इन्होंने प्रयास किया था। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट क्या है, वह है दोस्तों मिशन अमृत सरोवर के बारे में। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, मिशन अमृत सरोवर के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन यह पूछा जाएगा कि मिशन अमृत सरोवर के दोस्तों किसने स्थापित किया था, प्रधानमंत्री ने दोस्तों कब किया था, 24 अप्रैल 2022 को। कहां पर दोस्तों, पटवई रामपुर उत्तर प्रदेश से। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। यह दोस्तों भारत का पहला अमृत सरोवर है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा दोस्तों, देखिए क्वेश्चन यह पूछा जाएगा कि जो मिशन अमृत सरोवर है, मिशन अमृत सरोवर का दोस्तों उद्घाटन किसने किया था। तो सबसे पहले आप ही याद रखिएगा दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों, मोदी जी। या तो दोस्तों आप कभी भी नहीं बोलेंगे कि वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो वह दोस्तों मोदी जी हैं। तो मोदी जी ने ही दोस्तों क्या किया था, मिशन अमृत सरोवर को कब लॉन्च किया था दोस्तों, 24 अप्रैल 2022 को इन्होंने दोस्तों इसको मिशन अमृत सरोवर को लॉन्च किया था। कहाँ से लॉन्च किया था दोस्तों, तो पटवई नाम का एक स्थान है, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के रामपुर में। तो आप यह भी अच्छे से याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो मिशन अमृत सरोवर को लॉन्च किया है वह कहाँ से किया था दोस्तों, तो वह किया था पटवई नामक स्थान से। अब यह पटवई कहाँ है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के रामपुर में है। यह भारत का दोस्तों क्या पहला अमृत सरोवर है। तो आप इस फैक्ट को भी अच्छे से याद रखेंगे। तो आप यह भी फैक्ट याद रखिएगा कि यह जो दोस्तों पटवई में जो स्थापित किया गया है मिशन अमृत सरोवर, यह भारत का दोस्तों पहला अमृत सरोवर है। तो आप यह भी गौर करिएगा कि पहला है दोस्तों। अब इसका स्थापित करने का उद्देश्य क्या है, तो आप इसको भी देख लीजिए। देखिए यह दोस्तों आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में भारत के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास एवं कायाकल्प करना है।
यानी यह जो मिशन अमृत सरोवर का दोस्तों उद्घाटन किया गया है पटोई रामपुर से, तो इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है दोस्तों कि अभी आप सब जानते हैं दोस्तों ना, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। यानी आज़ादी का है जो अमृत महोत्सव चल रहा है, तो इस अमृत महोत्सव के काल में क्या करना है दोस्तों, भारत के प्रत्येक जिले में, यहाँ किसकी बात हो रही है दोस्तों, भारत के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास एवं कायाकल्प करना। इस मिशन अमृत सरोवर के तहत क्या करना है दोस्तों, भारत का दोस्तों 75 जिला चुना जाएगा। आप याद रखिएगा दोस्तों, पूरे भारत का कितना जिला चुना जाएगा, 75 जिला चुना जाएगा 75 ईयर्स। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं दोस्तों, आज़ादी का कौन सा ईयर मनाया गया है, 75वां मनाया गया है, तो उसी से दोस्तों ये 75 लिया गया है। तो भारत के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का दोस्तों यानी वाटर बॉडीज का क्या किया जाएगा, विकास एवं कायाकल्प किया जाएगा। तो आप यह दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और खासकर देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश का नाम आया है दोस्तों, तो यह यूपी पीसीएस वालों के लिए तो एकदम दोस्तों रटा होना चाहिए, क्योंकि यह क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी की पूरी बन रही है यहाँ से। तो आप इस फैक्ट को भी अच्छे से याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों अगला फैक्ट क्या है, वह है दोस्तों वह है इंडियाज फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी के बारे में। तो देखिए इसकी अगर हम बात करें दोस्तों, यह कहाँ बनाया जा रहा है, लद्दाख में बनाया जा रहा है। और किसके द्वारा बनाया जा रहा है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा बनाया जा रहा है। और लद्दाख के किस जिले में बनाया जा रहा है, लेह जिला में बनाया जा रहा है दोस्तों, जो कि चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में दोस्तों आता है। देखिए दोस्तों यह अपना खुद का बनाया हुआ नोट्स है, हो सकता है दोस्तों आपको क्लियरिटी ना दिख रही हो, लेकिन आप दोस्तों देखिए आपको समझाया अच्छे से जा रहा है, तो आप नोट्स बनाते चलेंगे ना, तो आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए दोस्तों आप क्या करिएगा, मैं जितना भी आपसे बोलता जा रहा हूँ आप तो फिर उस हिसाब से आप समझ जाएंगे और अपना नोट्स बनाते चलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपसे क्या आएगा, आपसे अगर पूछा जाए दोस्तों कि इंडियाज फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी, यहाँ बात किसकी हो जा रही है दोस्तों, भारत के दोस्तों प्रथम रात्रि अभयारण्य की बात हो रही है दोस्तों, भारत के प्रथम नाइट स्काई सेंचुरी की बात हो रही है दोस्तों। तो आप इसको याद रखिएगा। यह दोस्तों क्या है, भारत का पहला है। यह कहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों, लद्दाख में। और लद्दाख के किस जिले में दोस्तों, लेह जिले में बनाया जा रहा है। तो अगर आपसे एग्जाम से क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ बनाई जा रही है दोस्तों इंडिया की, तो इंडिया की दोस्तों पहली नाइट स्काई सेंचुरी बनाई जा रही है दोस्तों लद्दाख के लेह जिले में। और किस के द्वारा बनाई जा रही है, तो दोस्तों आप याद रखेंगे दोस्तों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग दोस्तों हमारा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट दोस्तों वही इसको दोस्तों क्या कर रहा है, बना रहा है। और दोस्तों वहाँ पर एक अभयारण्य है दोस्तों, एक सेंचुरी है, चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य है। आप याद रखिएगा दोस्तों क्या नाम है इसका दोस्तों, चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के दोस्तों एक हिस्से के रूप में दोस्तों इसको बनाया जा रहा है, भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी। तो यह भी दोस्तों क्या प्रथम वाली जितनी भी चीज़ें होती है ना दोस्तों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन की संभावनाएं दोस्तों लगभग 100% होती है। तो आप याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन का जो अनुमान लगाया जाता है ना दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों से ही लगाया जाता है। तो इसलिए आप विश्वास करिए, आपको जो पढ़ाया जा रहा है इसकी गारंटी तो मैं नहीं ले सकता, क्योंकि मैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का संचालक तो हो नहीं कि आपको बेवकूफ़ बनाऊँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि लगभग क्वेश्चन ज़रूर है दोस्तों, आपको जितना भी पढ़ाया जाएगा क्वेश्चन वहाँ से आएंगे और बनने की संभावना पूरी की पूरी बनी रहेगी। क्योंकि दोस्तों यह सब कुछ चीज़ें मैं खुद अपने हिसाब से बना रहा हूँ। पूर्व ईयर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनकी एनालिसिस करके दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, सारे फैक्ट बताए जा रहे हैं। तो इसलिए आप दोस्तों नोट्स भी बनाते चलेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों इंग्लैंड में एक क्रिकेट ग्राउंड है, उसका नाम है दोस्तों लिसेस्टर। आप यह अच्छे से याद रखिएगा, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये आपको दिखेगा नहीं। तो आप याद रखिएगा दोस्तों इंग्लैंड में क्या है, एक क्रिकेट ग्राउंड है। कहाँ पर, इंग्लैंड में, जिसका नाम है दोस्तों लिसेस्टर। इस लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का दोस्तों नाम चेंज कर अब क्या कर दिया गया, पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रख दिया गया। तो आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये लिसेस्टर स्थित क्रिकेट ग्राउंड, आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पर है, आपसे यह कभी भी नहीं पूछा जाएगा कि लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड कहाँ है। लेकिन आपसे यह जरूर पूछा जा सकता है दोस्तों कि जो सुनील गावस्कर कौन दोस्तों, यह आप सब जानते हैं दोस्तों पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि इंग्लैंड के दोस्तों किस क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदलकर सुनील गावस्कर के नाम पर रख दिया गया है, तब आपसे ऑप्शन में दिया होगा दोस्तों ये कि लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदलकर रख दिया गया। या तो ऐसे क्वेश्चन दे सकता है कि दोस्तों इंग्लैंड के लिसेस्टर स्थित क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है, तब आप क्या देखेंगे दोस्तों, सुनील गावस्कर ऑप्शन में आप देखेंगे। तो आप यह फैक्ट अच्छे से याद रखेंगे। और ऐसा दोस्तों क्या हुआ, पहली बार हुआ
हुआ है कि जब इंग्लैंड के किसी क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है। तो आप यह भी दोस्तों याद रखिएगा कि यह पहली बार ऐसी घटना हुई है जब किसी क्रिकेट स्टेडियम का नाम इंग्लैंड के, आप यह भी याद रखिए दोस्तों, पूरी दुनिया की नई बात हो रही है, इंग्लैंड के दोस्तों किसी क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर किसी भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है। तो आप यह भी देख रहे हैं दोस्तों भारतीयों का दबदबा, आप इसको याद रखिएगा। देख रहे हैं ना अंग्रेजों पर किस तरह हमारी दबदबा पूरी कायम बनी हुई है, और खासकर क्रिकेट की, तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन अगर हम यहाँ सुनील गावस्कर का जिक्र हो रहा है तो आप एक क्वेश्चन और याद रखिएगा दोस्तों, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है यानी आत्मकथा, उसका नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम है सन्नी डेज। आप याद रखिएगा दोस्तों, क्या पता दोस्तों, क्योंकि सुनील गावस्कर अब चर्चा में, तो हो सकता है यह क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि सुनील गावस्कर की दोस्तों जो ऑटोबायोग्राफी है यानी आत्मकथा, उसका नाम क्या है दोस्तों, तो उसका नाम है दोस्तों सन्नी डेज। आप याद रखिएगा दोस्तों, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है सन्नी डेज। तो हो सकता है इससे क्वेश्चन बन सके। और अगला फैक्ट क्या है हमारा दोस्तों, उसको भी हम देख लेते थे। देखिए अगला जो दोस्तों, आईसीसी की वार्षिक बैठक 2022 में कहां पर हुई दोस्तों, बर्मिंघम यानी इंग्लैंड में हुई है, जिसमें 3 देशों को दोस्तों एसोसिएट मेंबर का दर्जा दिया गया है। किसको किसको, आइवरी कोस्ट को, उज्बेकिस्तान को और कंबोडिया को। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है दोस्तों, क्वेश्चन पहले तो यही आ सकता है कि आईसीसी की जो वार्षिक बैठक 2022 में कहाँ हुई थी दोस्तों, यह हुई थी दोस्तों बर्मिंघम में। और बर्मिंघम कहाँ पड़ता है दोस्तों, यह इंग्लैंड में पड़ता है। तो आप यह भी याद रखिएगा। तो यह दोस्तों जो आईसीसी की जो वार्षिक बैठक होती है 2022 में, इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, 3 देशों को क्या कर दिया जाता है, एसोसिएट मेंबर का दर्जा दिया जाता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है कि यह 3 देश कौन है दोस्तों, 3 देश जिनको एसोसिएट मेंबर का दर्जा दिया गया। तो एक तो दोस्तों हमारा आइवरी कोस्ट, एक है हमारा दोस्तों उज्बेकिस्तान, और एक है दोस्तों हमारा कंबोडिया। तो आप तीनों के तीनों नाम याद रखिएगा दोस्तों। एक हमारा कौन है, आइवरी कोस्ट है दोस्तों, एक हमारा कौन उज्बेकिस्तान है, एक कौन है कंबोडिया। तीन के 3 देशों को दोस्तों क्या किया है, एसोसिएट मेंबर का दर्जा दिया है। किसने दोस्तों, आईसीसी ने दिया है। तो आप इस फैक्ट को कभी भी भूलेंगे नहीं, अच्छे से इसको याद रखेंगे। और आपको क्या फैक्ट एग्जाम में लेके चलना याद रखना। और आपका नेक्स्ट करंट क्या हुआ उसको देख लीजिए। देखिए G7 राष्ट्रों का दोस्तों 48वां शिखर सम्मेलन जो 2022 में हुआ था, वह कहाँ हुआ था दोस्तों, वह स्लास एलामाऊ में हुआ था। या कहाँ पर था दोस्तों, जर्मनी में होता है। और इसकी बैठक की अध्यक्षता दोस्तों जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज ने किया था। अब आपको जो क्वेश्चन दिया गया था दोस्तों, ये आपको यहीं पे मिल गया, देखा ना आपने, इसलिए दोस्तों हमने वहां आपको नहीं बताया था और इस बात को छुपा भी लिया था। तो चलिए अब क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले यही पूछा जा सकता है दोस्तों कि G7 राष्ट्रों का जो 48वां शिखर सम्मेलन कब होता है दोस्तों, 2022 में होता है। तो क्वेश्चन यह आएगा दोस्तों कि इस G7 राष्ट्रों का जो 48वां शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ था, वह किस जगह पर हुआ था। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, स्लास एलामाऊ, इसकी हिंदी इस तरह से है स्लास एलामाऊ, इंग्लिश इस तरह से दोस्तों, इसलिए इसकी हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दी गई है क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। अब यह स्लास एलामाऊ किस देश में पड़ता है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा दोस्तों जर्मनी में पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों इस G7 राष्ट्रों की अध्यक्षता 2022 वाला किसने किया था, जर्मनी के चांसलर ने किया था। जर्मनी के चांसलर का नाम क्या दोस्तों, ओलाफ स्कोल्ज। अभी आपने यूपर पढ़ा था दोस्तों एंजेला मार्केल के बारे में कि एंजेला मार्केल कौन थी दोस्तों, यह जर्मनी की पूर्व चांसलर थी। इन्हीं को दोस्तों वह अवार्ड दिया गया था, यूनेस्को का पीस प्राइज। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए दोस्तों कि वर्तमान में जर्मनी के चांसलर कौन है दोस्तों, तो वह कौन से दोस्तों, ओलाफ स्कॉल्ज है दोस्तों। कौन है दोस्तों, ओलाफ स्कॉल्ज दोस्तों कौन है, वर्तमान में जर्मनी के चांसलर है। तो इनकी हिंदी इंग्लिश थोड़ी गड़बड़ वाली टाइप की होती है, इसलिए दोस्तों इसको इंग्लिश में ज़्यादा लिखा जाना ठीक पड़ रहा है, क्योंकि ओलाफ स्कोल्ज कौन है दोस्तों, या जर्मनी के वर्तमान चांसलर हैं। और इन्होंने दोस्तों क्या किया था, इस G7 जो 2022 में इसका सम्मेलन होता है उसकी अध्यक्षता करते हैं। और इससे क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है दोस्तों, इसमें अतिथि देश कौन कौन से थे, यानी कौन कौन से कंट्री गेस्ट के रूप में शामिल होते थे। कौन कौन हुआ था, अर्जेंटीना, इंडिया, इंडोनेशिया, सेनेगल, साउथ अफ्रीका और यूक्रेन। 6 देशों को दोस्तों क्या किया गया था, इसमें अतिथि देश के रूप में शामिल किया गया था, जिनमें से आप 2 के 2 नाम तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा। कौन कौन से, एक तो दोस्तों इंडिया, भारत को आप इसलिए याद करेंगे क्योंकि हमारा देश है। और यूक्रेन को आप इसलिए याद रखेंगे दोस्तों क्योंकि हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं ना, यूक्रेन बहुत चर्चा में रहा है, क्योंकि रूस और यूक्रेन यानी रसिया और यूक्रेन के बीच जो वार चल रहा है ना दोस्तों, इसलिए दोस्तों यह यूक्रेन बहुत ही दोस्तों क्या है, हमेशा चर्चा में बना रहा है। तो यह दोस्तों G7 देशों का जो 2022 में शिखर सम्मेलन होता है दोस्तों, उसमें इंडिया को भी चीफ अतिथि देश के रूप में शामिल किया गया था
और यूक्रेन को भी अतिथि देश के रूप में शामिल किया गया था। यह दो देश तो आपको याद होने चाहिए। साथ ही साथ किसको शामिल किया गया था? अर्जेंटीना को, इंडोनेशिया को, सेनेगल को और साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका को दोस्तों इसमें अतिथि देश बनाया गया था। तो अब हम चलते दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। हुआ क्या दोस्तों? वह है दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 के बारे में। तो देखिए, जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 का आता दोस्तों, इसको कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें दोस्तों आइसलैंड को क्या मिला है? टॉप रैंक यानी प्रथम स्थान। और भारत को कौन सा स्थान मिला दोस्तों? 135वां स्थान। तो आप यहां भी देख लीजिए क्या है दोस्तों, हम बात किसकी कर रहे हैं? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 के बारे में, यानी वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट की यहां बात हो रही है दोस्तों। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। इसको जारी कौन करता है दोस्तों? इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को क्या बोला जाता है दोस्तों? इसको हिंदी में बोला जाता है दोस्तों विश्व आर्थिक। इस दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को क्या बोला जाता है? इसको दोस्तों बोला जाता है वैश्विक लिंग अंतराल रिपोर्ट, लैंगिक अंतराल, सॉरी दोस्तों वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट इसको दोस्तों बोला जाता है। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। ये इसको क्या बोला जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को विश्व आर्थिक मंच। अब यह दोस्तों जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 का आया है, सबसे पहले इसमें दो फैक्ट आप याद रखें। एक तो दोस्तों टॉप रैंक किसको मिला है? वह दोस्तों मिला है आइसलैंड को। यानी इस ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में दोस्तों पहला स्थान किसको मिला है? आइसलैंड को। इसके साथ साथ दोस्तों भारत का रैंकिंग हर एक इंडेक्स में इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत को कौन सी रैंकिंग मिली दोस्तों? 135वां स्थान भारत को मिला है, जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 का है। देखिए आपका एग्जाम 2023 में हो रहा है, तो आपके लिए 2022 का भी डाटा याद होना चाहिए। अगर आपके एग्जाम के दौरान दोस्तों 2023 का भी डाटा आ जाता है तो आपके 2023 का भी डाटा याद होना चाहिए। लेकिन अब आप देखेंगे दोस्तों लगभग 1 से 1.5 महीने के बीच के आपका बचा हुआ है दोस्तों पेपर होना, तो इसलिए ज़्यादा संभावना है आप 2022 वाला भी अच्छे से याद रखेंगे और 21 वाला भी अगर आपको मिल जा रहा है दोस्तों तो आप उस डाटा को भी याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी तुलना करा दिया जाता है कथन के रूप में देखें। लेकिन अभी जो 2022 है उसमें भारत की रैंकिंग कितनी है दोस्तों? 135वां स्थान मिला है। तो आप इस फैक्ट को अच्छे से याद रखिएगा। अब हमारा दोस्तों जो नेक्स्ट करंट है वह क्या है उसको हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आप क्या है दोस्तों कि स्वयं का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन है दोस्तों? वह है केरल। इसको किसने शुरू किया दोस्तों? केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन ने जुलाई 2022 में इसको शुरू किया था। तो क्वेश्चन दोस्तों आप इसको अच्छे से इस फैक्ट को याद रखिएगा। क्वेश्चन यह बन सकता है दोस्तों कि स्वयं का यानी सेल्फ का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन है? तो वह दोस्तों है केरला। केरला दोस्तों भारत का एक ऐसा राज्य बन गया है जिसने स्वयं का इंटरनेट सेवा शुरू किया है, यानी इंटरनेट सर्विस शुरू की है दोस्तों। आज के समय में दोस्तों, वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे दोस्तों, इंटरनेट सर्विस ही सब कुछ हो गया है। अगर आपके पास दोस्तों डाटा नहीं है यानी इंटरनेट सेवा नहीं है तो बहुत सारे काम आपके ठप हो सकते हैं। एक समय में जैसे सबसे पहले सेलफोन यानी मोबाइल फ़ोन का दोस्तों यूजेज बढ़ गया था, क्योंकि कॉलिंग के लिए सब कुछ लोग उसी पे डिपेंड हो गए थे। आज के समय में दोस्तों देख रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन के साथ साथ आपके पास एक अच्छी इंटरनेट सर्विस भी होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें दोस्तों इसी से जुड़ी हुई है। तो क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि स्वयं का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन है दोस्तों? वह है दोस्तों केरला। और केरला के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? पिनराई विजयन है दोस्तों। तो उन्हीं ने दोस्तों इसको जुलाई 2022 में लॉन्च किया है। अब देखिए दोस्तों वहाँ पर एक नेटवर्क है, क्या नाम है दोस्तों? उसको शॉर्टकट में बोला जाता है KFON। KFON का मतलब होता है दोस्तों केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। इसको भारत सरकार ने दोस्तों लाइसेंस दे दिया है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों KFON जो है दोस्तों केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क जो दोस्तों उसी को भारत सरकार ने लाइसेंस दे दिया है। उसी के बाद दोस्तों क्या हुआ है, केरल ने अपना स्वयं का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का एकमात्र राज्य बन गया है। क्योंकि अभी देख रहे हैं ना, आप सब जानते हैं दोस्तों वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन सारी की इंटरनेट सेवा दोस्तों भारत सरकार के अंतर्गत प्रोवाइड हो रही है। लेकिन केरल ने क्या कर दिया, अपने ही खर्चों पे दोस्तों केरल राज्य ने क्या कर दिया, अपना खुद का एकमात्र दोस्तों इंटरनेट सेवा शुरू कर लिया। तो इसलिए दोस्तों यह भी एकमात्र यानी इस तरह का पहला मामला है। तो आप इसको भी दोस्तों अच्छे से याद रखिए। आप देख रहे हैं ना आपके लिए कितनी अच्छी करंट अफेयर्स चुन चुन के लाई जा रही है, क्योंकि इन्हीं सब करंट अफेयर्स से दोस्तों सवाल आते रहते हैं। लोग कहते हैं सर कि इतने सारे करंट की डाटाएं हो रही है, हम कैसे सारी चीज़ों को याद रखेंगे, इतने
इतने सारे बदलाव होते रहते हैं, इतनी सारी स्कीमें लॉन्च होती हैं, तो कैसे हम सर गेस लगाएं कि किस किस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए गेस जो दोस्तों इसी तरह लगाया जाता है, अपने पिछले अनुभवों के हिसाब से एग्जाम के पेपर को एनालाइज करके दोस्तों इसी तरह का अनुभव लगा के हम सब दोस्तों आपके लिए क्या चीज़ों को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप विश्वास करिएगा, आप चीज़ों को बस क्या करते रहेंगे, आप अपना नोट्स बनाते चलेंगे। इस बात पे आप गौर करिएगा, क्योंकि आज जब 5-6 बार पढ़ेंगे ना तब आप चीज़ों को याद होगी, और ऐसी चीज़ें आपको याद ही होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सवाल आए ना तुरंत आप सीधे अगर आपसे पूछे इस इंटरनेट सेवा शुरू करने वाले एकमात्र आज, तुरंत आपका केरल की तरफ तुरंत पेन चला जाए। तो आप इस बात को दोस्तों क्या करेंगे, अच्छे से याद रखेंगे। अब हम बढ़ते दोस्तों अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों, वह है दोस्तों श्रेष्ठा स्कीम के बारे में। आप इसको भी देख लीजिए। देखिए श्रेष्ठा स्कीम की हम बात कर लो दोस्तों, इसको किसने लॉन्च किया, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। यह श्रेष्ठा स्कीम है क्या दोस्तों, या श्रेष्ठ जिसको बोला जाएगा, यह दोस्तों है लक्षित क्षेत्रों के हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए है, वो भी ऐसे छात्रों के लिए जो शेड्यूल कास्ट के छात्र होते हैं दोस्तों, जिनकी पहुंच अभी तक गुणवत्ता युक्त शिक्षा तक नहीं हुई है। तो आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाएगा, आपसे सीधे सीधे यही शब्द एग्जाम में दे दिया जाएगा। तो इस शब्द को आप अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों कि श्रेष्ठ स्कीम क्या है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा कि श्रेष्ठ स्कीम क्या है, क्योंकि आपसे एग्जाम में सीधे सीधे यही शब्द आने वाले हैं कि श्रेष्ठ क्या है। तो आप क्या याद रखेंगे दोस्तों, जो श्रेष्ठ स्कीम है, जो श्रेष्ठ स्कीम है दोस्तों, इसको किसने लॉन्च किया है, इसको लॉन्च किया दोस्तों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने दोस्तों इसको लॉन्च किया है। अब इस श्रेष्ठ का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप सुन लीजिए और इसको लिखते चलिएगा। लिखते कैसे चलेंगे, देखिए यह दोस्तों स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल। आप इसको ऐसे याद रखिएगा ना दोस्तों। आप इसको एक बार जब पूरा सुन लेंगे, ऑब्लिक दे लेंगे, इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। श्रेष्ठ का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने नहीं लिखा है तो हम इसको लिख दे रहे हैं, हो सकता है आपका देखिए यस से क्या हो जाएगा, स्कूल फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन, स्कूल फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। तो दोस्तों आप इसको गूगल भी कर लेंगे तो आपको इसकी फुल फॉर्म आसानी से मिल जाएगी। बस आपके लिए समझने वाली ज़रूरी बातें यहाँ क्या है जो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, वो ज़रूरी बातें यह है दोस्तों कि इसको किसने लॉन्च किया है या किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। तो इसको लॉन्च किया है दोस्तों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने दोस्तों क्या किया है, इस स्कीम को लॉन्च किया है। तो आपके लिए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इस स्कीम में क्या प्रावधान किया गया, इसमें कहा गया दोस्तों कि लक्षित क्षेत्रों के यानी टारगेटेड एरियाज के हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए दोस्तों यह स्कीम लाई गई है। और इन हाई स्कूल में पढ़ने वाले उन छात्रों के लिए खासकर दोस्तों जो शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत आते हैं, यानी अनुसूचित जाति के अंतर्गत दोस्तों आते हैं। आप इसको भी याद रखिएगा, अनुसूचित जाति के ऐसे क्षेत्रों के बच्चों के दोस्तों जिनकी अभी तक भी पहुंच दोस्तों क्या हुई है, गुणवत्ता युक्त शिक्षा तक नहीं हो पाई है। तो आप इन बातों को भी दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, आपने यह भी देख लिया। और यह क्या दोस्तों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को दोस्तों इंग्लिश में क्या बोल दिया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो आप दोस्तों कुछ ऐसे चीज़ों को इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही देखते चलेंगे। इसकी फुल फॉर्म भी दोस्तों आपको याद होनी चाहिए। क्या हो सकता है, फुल फॉर्म दे दिया जाए कि स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। तो मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आप सबका देखिए समय भी तो इंपॉर्टेंट है। मैं 4 घंटे की वीडियो बना के क्या कर लूंगा अगर आपके सवाल ही उससे ना बने। तो इसलिए आपको चुनिंदा सीधे बताया जा रहा है, कुछ चीज़ों को आपको भी वर्क करना पड़ेगा। सब अगर हम ही दे देंगे तो हम मेहनत नहीं करेंगे ना, क्योंकि आप सब जानते हैं हमारी टेंडेंसी ये होती है कि सर सब कुछ हमको दे देते तो हमारा काम बन जाता। तो वैसे भी मैं सब कुछ दे रहा हूँ। तो ये फुल फॉर्म दोस्तों आप खुद ही ढूंढ लेंगे। मेन प्रावधान क्या है इसमें आपको यह बता दिया गया है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट करंट है दोस्तों वह क्या है, आप उसको देख लीजिए। देखिए वह है दोस्तों कि देश का प्रथम नाइजल कोविड वैक्सीन क्या, उसका नाम क्या दोस्तों, उसका नाम है VBV154। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा कि यह क्या है दोस्तों, BBV144। यहाँ पर 2 बी तो दोस्तों आप बैट वाला देख रहे हैं, एक वी दोस्तों आप वैन वाला देख रहे हैं। तो VBV154 यानी 154 क्या है दोस्तों, यह देश का प्रथम नेजल कोविड वैक्सीन है। यह देश का प्रथम नेजल कोविड वैक्सीन है दोस्तों। इसको बूस्टर डोज के रूप में दिया जाएगा। तो आप यहां भी देख रहे हैं दोस्तों, यह प्रथम वाला चीज़ है, इसलिए आपको दोस्तो54 यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि देश का प्रथम नेजल कोविड वैक्सीन क्या है दोस्तों, तो वह है BBV144 154 दोस्तों क्या है, जिसको बूस्टर डोज के रूप में दिया जाएगा। अब इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों, या किस वैक्सीन के या किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है, देखिए है दोस्तों एडिनो वायरस
इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा कि BVV154 क्या है दोस्तों, एडिनोवायरस इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन दोस्तों इसका पूरा का पूरा नाम है, तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। अब हम दोस्तों देखते हैं अपना जो नेक्स्ट फैक्ट हुआ क्या है दोस्तों। तो देखिए यह दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, खासकर यूपी वालों के लिए क्या है दोस्तों। देखिए रेडियो जय घोष, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। रेडियो जय घोष क्या है दोस्तों, एक सामुदायिक रेडियो है जिसको उत्तर प्रदेश में दोस्तों क्या किया गया है, शुरू किया गया। किस उद्देश्य के लिए, राज्य में दोस्तों लोक कला, प्रदर्शन कला, क्षेत्रीय व्यंजनों और वीरता पुरस्कार विजेताओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। तो क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाएगा दोस्तों कि रेडियो जय घोष यानी रेडियो जय घोष दोस्तों यह क्या है। तो आप सबसे पहले यही याद रखिए दोस्तों, एक सामुदायिक रेडियो है दोस्तों यह, यानी यह एक कम्युनिटी से संबंधित रेडियो है दोस्तों। यानी जो रेडियो जय घोष है एक सामुदायिक रेडियो है दोस्तों। कहाँ पर शुरू किया गया है, यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, उत्तर प्रदेश में। तो आप यह भी दोस्तों याद रखिए कि रेडियो जय घोष को किसने शुरू किया है, यूपी जो गवर्नमेंट है दोस्तों उसने शुरू किया है। कहाँ पर शुरू किया है, उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। तो यह यूपी PCS के लिए दोस्तों एकदम स्पेशल वाला करंट है, इससे पूरी संभावना कि यह करंट यूपी PCS एग्जाम में आ जाए। अब यह रेडियो जय घोष दोस्तों किससे संबंधित है, यह देखिए यह दोस्तों राज्यों में यानी उत्तर प्रदेश राज्य में लोक कला, प्रदर्शन कला, क्षेत्रीय व्यंजनों और वीरता पुरस्कार विजेताओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संबंधित है दोस्तों। तो आप इस फैक्ट को भी अच्छे से याद रखिएगा। इस सीरीज में दोस्तों हमारा जो लास्ट करंट है दोस्तों वह क्या है दोस्तों, हम उसको भी देख लीजिए। तो देखते हैं दोस्तों क्या है वह दोस्तों, वह है दोस्तों भारत का प्रथम लैवेंडर महोत्सव के बारे में, यानी लैवेंडर फेस्टिवल के बारे में दोस्तों। यह कहाँ मनाया गया दोस्तों, यह जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा मनाया गया दोस्तों, साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री के द्वारा। और जम्मू कश्मीर के दोस्तों एक जगह है भद्रा, वहाँ पर मनाया गया है। तो क्वेश्चन दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों यह प्रथम है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि भारत का प्रथम लैवेंडर महोत्सव यानी भारत का दोस्तों पहला लैवेंडर फेस्टिवल दोस्तों कहाँ मनाया गया है, तो यह मनाया गया दोस्तों जम्मू कश्मीर में। तो आप यह भी याद रखिएगा दोस्तों। और जम्मू कश्मीर में दोस्तों एक जगह है दोस्तों भद्रावह, यानी यह जो लैवेंडर महोत्सव मनाया गया दोस्तों भारत का पहला जम्मू कश्मीर के भद्रावह में मनाया गया। और किस मिनिस्ट्री के द्वारा मनाया गया दोस्तों, तो साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री के द्वारा मनाया गया है। तो आप इसको भी दोस्तों अच्छे से याद। तो दोस्तों ऐसे का टॉपिक्स के हिसाब से देखेंगे तो दोस्तों हमने लगभग 25 करंट अफेयर्स के बारे में आज चर्चा किया है। अगर आप टॉपिक्स के रूप में देखेंगे तो दोस्तों लगभग हमने 25 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को चर्चा किया है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे दोस्तों तो लगभग एक सवाल में लगभग दोस्तों 4 से 5 सवाल बन सकते हैं, 2 से 3 सवाल भी बन सकते हैं। कुछ इस तरह के फैक्ट भी दिए गए हैं। तो अगर उस हिसाब से देखेंगे दोस्तों तो 4-5 सवाल के हिसाब से लगभग 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, और 2-3 सवाल के हिसाब से दोस्तों कितने हो जाते हैं, 50-60 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ऐसे तो दोस्तों हमने 25 टॉपिक्स को डिस्कस किया है जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। लेकिन वैसे आप दोस्तों यह देखेंगे तो यह 60 से लगभग 100 सवाल भी इस तरह से घुमा फिरा के आपसे एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में दोस्तों इसी टॉपिक से लगभग 100 सवाल बनाए जा सकते हैं। तो यह दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यह इसलिए दोस्तों आप इसका नोट्स भी बना लेंगे। और आपके एग्जाम दोस्तों अभी अपकमिंग जो एग्जाम आपके जितने भी आने वाले हैं, जितने भी दोस्तों आपके अपकमिंग एग्जाम है दोस्तों 2023 में, उन सब के लिए दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और थंबनेल आप देखेंगे दोस्तों तो आप तो उससे समझ जाएंगे कि किस किस एग्जाम के लिए दोस्तों यह स्पेशल इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस सीरीज से जुड़े रहिएगा, बनिए रहिएगा, क्योंकि आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जा रहा है दोस्तों तब तक दोस्तों इससे संबंधित क्या होते रहेंगे, वीडियोज आते रहेंगे। तो आप इस पर भरोसा करिएगा, आपको तब तक दोस्तों आपको इससे संबंधित वीडियोज मिलते रहेंगे। तो बस दोस्तों आप चैनल से जुड़े रहिएगा। और चैनल को क्या कर लेंगे दोस्तों, आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। यानी आपके फ्रेंड सर्किल में दोस्तों जो भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, यानी जो भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, खासकर दोस्तों जो यूपी PCS, IAS और EPFO की एग्जाम देने वाले दोस्तों उन तक वीडियो शेयर कर देंगे ताकि उनको भी दोस्तों इसका लाभ मिल सके। क्योंकि यह हैंड रिटन नोट्स है दोस्तों, आपको चुनिंदा करंट अफेयर्स ही पढ़ाए जा रहे हैं, सारे ही करंट अफेयर्स नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। क्योंकि सारे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता। जहाँ से पूरी की पूरी संभावना है कि क्वेश्चन बन सकते हैं तो वहाँ तक की चीज़ों को दोस्तों समझाया आपको पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद भी अगर दोस्तों इन करंट से लेकर कोई डाउट आपके रह जाते हैं, कोई फैक्ट अगर छूट गया है या कोई बातें आपको समझ में नहीं आई है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में दे देंगे, तो उसका मैं अवश्य रिप्लाई करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद माय डियर फ्रेंड।